हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं नटवरलाल वैष्णव एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कैरियर प्लस एकेडमी पर। आज हम जो हमारा सेकंड पार्ट है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल से रिलेटेड पार्ट 1 में जो है हमने 9.3 और 9.4 इन दोनों न्यूमेरिकलों को जो है पूरे कंसेप्ट और थ्योरी के साथ सॉल्व कर दिया था। आज हम उसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए हमारे उदाहरण नंबर 9.5 और 9.6 और इसी तरीके से जो आगे के उदाहरण हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है। सबसे पहले तो हमें न्यूमेरिकल को पढ़ के हमारा जो काम का फैक्टर है उसको हमें लिखना होता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल एक की जगह 2 या 3 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप एक बार पढ़िए और पढ़ के जो चीज़ें अपने काम है उनको आप लिखते जाइए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे दे रखा है कि वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के गोलीय पृष्ठ पर क्या है पड़ता है, यानी गोलीय पृष्ठ पर आपतित होता है, जिसका n बराबर दे रखा है 1.5। n बराबर 1.5 का मतलब है अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5 और r दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रकाश स्रोत है वो कांच के पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर जो है दूरी पर है, यानी प्रकाश स्रोत की जो दूरी है अपने गोलीय पृष्ठ से वो कितनी देर की है 100 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा माध्यम एक जो है वो हमें दे रखा है क्या, वायु। उसके बाद ये कह रहा है कि बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के पृष्ठ पर आपतित होता है, यानी माध्यम जो दूसरा है माध्यम 2 ये हमें दे रखा है कांच। क्लियर है। माध्यम 1 वायु के लिए जो अपवर्तनांक होता है यानी n1 उसका मान होता है 1। ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए, ये चीज़ें दिखे आपके दे नहीं रखी होती है। अगर वायु की जगह हमें निर्वात भी कहा होता तो भी आपके बात एक ही होती है। निर्वात का भी अपवर्तनांक कितना होता है, एक ही होता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यानी n1 का मान 1 और कांच के लिए n2 का मान दे रखा है आपको 1.5। उसके अलावा जिस कांच पर आपतित हो रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या r ये दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। फिर आगे दिया गया है कि प्रकाश स्रोत कांच के पृष्ठ से जो है कितनी 100 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी u जो है हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर और v जो है हमें फाइंड आउट करना है। ये हमने चीज़ें पढ़ के एक बार हमने यहाँ पे लिख दी है। अब ध्यान से समझिएगा, हमें जब भी किसी गोलीय पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होगा तो सीधी सी बात है उसका क्या होगा, अपवर्तन। तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या है, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। ये फॉर्मूला होता है किसी भी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का। अब यहाँ पर हमें जो मान दे रखे हैं उनको हम रखने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि इस टाइप का जब भी प्रश्न आए उसमें n1 और n2 के मान तो आपको दे रखे वो रखने हैं, बट जो u का मान है वो चाहे आपके गोलीय में हो यानी लेंस में हो या आपके दर्पण में हो, हमेशा u का जो मान है हमें किस में लेना होता है, माइनस में। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो हमारे पास r का मान होता है, ये हमें गोलीय पृष्ठ दे रखा है इसलिए r का मान हम बेसिकली प्लस में लेंगे, बट यहाँ पे अगर उत्तल या अवतल दे रखा होता तो उसके हिसाब से हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया इसलिए हम इसको मान क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो यहाँ पर इसके मान रख देते हैं 1.5/v हमें ज्ञात करना है, माइनस n1 की जगह 1 और u का जो मान है वो है माइनस का 100 बराबर n2 की जगह 1.5 माइनस 1/r की जगह 20 और ये किसमें, प्लस में। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5/v माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस 1/100 बराबर 1.5 में से 1 को जब लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.5/20।
यहाँ पर 1/100 को हम कर देते हैं इस साइड ट्रांसफ़र यानी पक्षांतरण, तो 1.5/v बराबर यहाँ पे पॉइंट हटते नीचे क्या आ जाएगा 0, यानी ऊपर बचेगा 5 और नीचे हो जाएगा 200। ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/100। यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम आएगा आपके 200 यहाँ पर 1 टाइम यानी 5 और 100 आपके 2 बार यानी 2 × 2, तो 5 में से 2 जाने पर कितना बचेगा 3/200 और यहाँ पर है 1/5/v। वज्र गुणा करवाते हैं तो 3 को गुणा v से होगा तो 3v और 200 का गुणा 1.5 से होगा तो 200 × 1.5। 3 को हम यहाँ पे पक्षांतरण करते हैं तो v बराबर 200 × 1.5/3। यहाँ पर पॉइंट हटते नीचे क्या लग जाएगा 10, ये 3 से कटेगा आपके 5 बार और ये 0 से 0 कैंसल, तो ऊपर बचा 20 और नीचे इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 और ये हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे सभी के सभी जो डाटा दिए हुए वो किसमें चल रहे हैं सेंटीमीटर में। इसका मतलब जो हमारा v है वो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर और ये प्लस में आया है, इसका मतलब जो हमारा गोलीय पृष्ठ है उसके दूसरी साइड क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो आई होप कि आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र है वो आपके ये फॉलो होता है, जिसमें v, u और r जो है वो आपके बेसिकली प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या है। इसके अलावा जो n2 और n1 है ये आपके पहले माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यानी उदाहरण नंबर 9.6। ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स की जगह आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा कम आएगा। देखिए ध्यान से पढ़िए पहले, सबसे पहले कि कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक के कांच के लेंस को द्रव में जो है द्रव से भरी ध्रुवणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। क्या कर देता है? अदृश्य। तो द्रव का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, पहला क्वेश्चन। उसके अलावा उसने पूछा है कि क्या ये द्रव जल हो सकता है, तो हमें इन दोनों क्वेश्चनों का जो है अपने आंसर देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम कांच के अगर बात करें कि जब किसी द्रव को किसी पृष्ठ में किसी लेंस को किसी द्रव में डाल भी दे तो यहाँ पर हमारे सिर्फ माध्यम चेंज होगा। पहले जो माध्यम वायु में था अब वो माध्यम क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर इस कंडीशन जो है वो आपकी इस तरीके से बनेगी, ये आपका लेंस और इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से ये है द्रव, ठीक है, ये द्रव और ये आपका लेंस जो किसका बना हुआ है, कांच का। क्लियर है। अब हमें इस कांच का जो अपवर्तनांक है वो दे रखा है n बराबर 1.47 और द्रव का अपवर्तनांक हमें जो है पता नहीं है। यहाँ पे मैं n2 लिख देता हूँ और ये n1 जो है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है कि ये जो कि एक लेंस जो है वो द्रव में डूबा हुआ है और इस द्रव में डूबने के कारण ये जो है लेंस है वो कैसा हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। ठीक है, ये हमें दे रखा होता है। तो यहाँ पे जो अदृश्य की कंडीशन दे रखी है ये कब होगा, जब लेंस और द्रव का अपवर्तनांक क्या होता है, बराबर। ये ध्यान रखिएगा, किसी द्रव में किसी लेंस को डालने पर वो अदृश्य होता है, उसके लिए केवल एक कंडीशन है कि उस लेंस और द्रव का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, एक समान। और अगर द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा होता तो लेंस जो है वो फोकस दूरी बदल जाती, यानी उत्तल अवतल में कन्वर्ट हो जाता और अवतल उत्तल में। बट हालांकि हमें दे नहीं रखा है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो हमारा लेंस का अपवर्तनांक बराबर होगा, तब वो लेंस कैसा हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि अपने ये जो द्रव है इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो लेंस के बराबर होगा, यानी 1.47 ही होगा। ठीक है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इस जल जो ये जल है इसका क्या ये जो द्रव है ये क्या जल हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा कि जल जो है उस जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक जो है वो होता है बेसिकली 1.33, जो कि ये तो है ही नहीं। 1.47 और 1.33 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कहने का मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जल नहीं हो सकता। ये जो अपवर्तनांक है ये बेसिकली ग्लिसरीन का है,
ठीक है ना। जो ग्लिसरीन होता है उसका अपर्णक 1.47 के इक्वल होता है। तो ये ग्लिसरीन हो सकता है बट जल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमारे इस तरीके का इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगर आपको पूछी जाती है कि भाई इस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप ध्यान से समझिएगा कि लेंस अदृश्य हो जाएगा, यानी ये कैसा काम करेगा, अंदर जाके एक समतल पट्टिका की तरफ पड़ा रहेगा। लेंस का तो काम करेगा ही नहीं, और लेंस का काम नहीं करेगा, समतल पट्टिका की तरह काम करेगा, तो इस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लेंस अगर पट्टिका का होता है तो पट्टिका की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर अनंत हो जाएगा अगर फोकस दूरी पूछी होती तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर ये होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे उदाहरण नंबर 9.8। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम उन्हीं उदाहरण को करेंगे जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे और अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे उदाहरण नंबर 9.8 की बात करते हैं। ये अच्छा उदाहरण है जो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर चलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके जो उदाहरण है वो इस तरीके से है कि चित्र में दर्शाए अनुसार लेंसों का क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, और इन संयोजन से प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसको आपको ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखिए, एक लेंस होता तो सीधी सी बात है हम लेंस सूत्र काम में लेते और हमारे पास जो है मान आ जाता। बट यहाँ पे एक लेंस ना होकर हमारे पास 3 लेंस है, L1, L2 और L3। इन 3 लेंसों की फोकस दूरी जो है आपको दी हुई है। जो आपका पहला लेंस है उसकी 10 है, दूसरा लेंस है उसकी -10 है, और तीसरा लेंस है उसकी +30 है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा। देखो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले किरण आएगी और आके इस N1 लेंस से अपवर्तित होगी, यानी N1 लेंस के कारण प्रतिबिंब बनेगा। फिर ये किरण L1 लेंस से फिर कहाँ जाएगी, L2 लेंस, यानी L2 लेंस पर जब ये किरण जाएगी तो उसके कारण अलग से प्रतिबिंब बनेगा, और L2 लेंस से L3 के पास जाएगी तब फाइनल में जो है इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। यानी इस लेंस के द्वारा जो किरण आएगी वो L1 से भी अपवर्तित होगी, L2 से भी होगी और L3 से भी होगी। इस तरीके से हमारे 3 जो है स्थितियाँ बनेगी। तो सबसे पहले हम जो पहली स्थिति है उसको लेकर चलते हैं, यानी लेंस L1 के कारण, लेंस L1 के कारण प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि लेंस सूत्र जो होता है वो क्या होता है आपके 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये आपके क्या कहलाता है, लेंस सूत्र। जब भी लेंस में अपवर्तन या लेंस में प्रतिबिंब निर्माण होता है ये सूत्र काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है मान लिख देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर v का मान तो ज्ञात करना है, तो 1/v। u का मान हमें दे रखा है, कितना है, 30, यानी L1 लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि u का मान हमेशा माइनस में लेना है, तो ये आपके हो जाएगा -30। उसके अलावा जो f है उस f का मान आपको प्लस में दे रखा है, तो वही मान लेना है, यानी +10। ये दोनों मान हमने यहाँ पे रखे थे, तो 1/u की जगह -30 बराबर 1/f की जगह +10। तो 1/v माइनस प्लस 1/30 बटा 1/10। 1/30 को यहाँ पे पक्षांतरण करते हैं तो 1/v इक्वल्स टू 1/10, और 1/30 उधर जाएगा तो माइनस का 1/30। लसअप आ जाएगा 30 × 3 यानी 3 और × 1 यानी 1, यानी 2/30, तो ये हो जाएगा 1/15। ये किसका मान है, 1/v का मान है। जब इसको उल्टा करेंगे तो v बराबर जो है हमें मिलेगा +15 सेंटीमीटर। प्लस का होने का मतलब क्या है कि हमारा ये जो लेंस से जो प्रतिबिंब है वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब ये 15 सेंटीमीटर की जो दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा L1 के कारण। ये L1 के कारण बनने वाला प्रतिबिंब जो है ये दूसरे लेंस यानी L2 के लिए किसका काम करेगा, बिंब का। यानी यहाँ पे ये जो हमारे v का जो मान आया है ये इस लेंस के लिए क्या बन जाएगा, u का मान। तो लेंस L2 के कारण प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि u जो होगा वो इस लेंस के कारण जो है बन रहा है प्रतिबिंब वह माना जाएगा, यानी 15, ठीक है। बट यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, पर ये लेंस पहले से 5 सेंटीमीटर क्या है, इस साइड है, यानी इस 15 में से 5 क्या होगा, लेस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो प्रतिबिंब जो इस लेंस के कारण बन रहा है यहाँ पर, ये प्रतिबिंब इस लेंस से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये इस साइड है, इसलिए अब की बार हम यू क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। क्लियर है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। तो हमारे पास मान क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u बराबर
एफ। इस लेंस के लिए यू का मान तो हमारे पास हो गया, एफ का जो मान है वो दे रखा है आपको -10, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u की जगह आ जाएगा आपके पास 10 बराबर 1/f की जगह भी कितना आ जाएगा -10। यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करते हैं तो 1/v माइनस 1/10 बराबर 1/10 और ये किसका हो जाएगा माइनस का। जब इसको भेजेंगे यहाँ पर तो 1/v बराबर -1/10 और ये इधर जाके प्लस का 1/10, ये माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी 1/v बराबर कितना हो जाएगा 0। जब इसको उल्टा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी दूसरे लेंस के कारण वो कितनी आ जाएगी अनंत, यानी हमारा जो दूसरा जो लेंस है L2 इसके कारण प्रतिबिंब का बनेगा अनंत पर बनेगा। क्लियर है। अब ये जो अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब है ये L3 के लिए किसका काम करेगा बिंब का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लेंस L3 के कारण प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है। तो मैंने आपको जो कहा है कि ये जो लेंस L2 के कारण जो प्रतिबिंब की स्थिति आई है ये इसके लिए करेगा बिंब का यानी u का मान, और ये हो जाएगा अपने इन्फिनिटी। बात करते हैं f की, तो इसके लिए f का मान दे रखा है आपको प्लस का 30। तो लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v का मान ज्ञात करना है -1/u, और ये दे रखा है आपको कितना इन्फिनिटी बराबर 1/f का मान दे रखा है 30। तो 1/v जब भी इन्फिनिटी का भाग दिखता है क्या आता है 0 बराबर 1/30, 0 हट जाएगा तो 1/v बराबर 1/30। इसको जब उल्टा करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 30। यानी हमारा जो लेंस है जो आखिरी प्रतिबिंब बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब हम कह सकते हैं, ये अंतिम प्रतिबिंब जो है ये बनेगा लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इस साइड, यानी यहाँ पर जो है अपने इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा हमारे पास प्रतिबिंब आई। ठीक है। तो आई होप आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी एक लेंस होगा तो एक लेंस के कारण प्रतिबिंब भी बनेगा और उसी एक लेंस के कारण u का मान भी अलग से होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की जो है डिस्टेंस थी, तो हमारे जो प्रतिबिंब यहाँ पर जो आया था उसको 5 को माइनस किया था, बट हमने दूसरी कंडीशन में माइनस नहीं किया, जबकि यहाँ पर दे रखा है कि ये भी कितनी दूरी पर है 10 है। तो ये अनंत पर बन रहा है, इसलिए अनंत में से अगर 10 को मैं माइनस भी कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत तो अनंत ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस नहीं किया। इस चीज़ को आप समझिएगा। तो आपके ये फाइनल आंसर हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्लस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है। तो ये आपके जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं उदाहरण के जो इम्पोर्टेंट थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चनों को आप 1 से 2 बार जब रिवीजन करोगे तो आपके जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है वो भी आपके क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक फ्रेंड का ज़रूर फ़ायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।